Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair on 18th of September 2020. ठीक है, the main topics that we are going to discuss, there are 5 topics from the mains point of view and there are 3 topics from the prelims point of view. So let's begin. Starting with the first news. Okay, before starting there is an announcement that I have uploaded the video on Vision IS monthly compilation. Okay, Vision IS का जो monthly compilation है अगस्त मंथ का, उसकी जो उसके बारे में जो वीडियो बनाया है, उसके जो कंपाइलेशन है उसका जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे. सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो. ठीक है, एंड इफ़ यू आर न्यू इन अवर चैनल देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द GS1 पेपर विच कवर द टॉपिक ऑफ इंडियन कल्चर विद अ साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम द एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम. ठीक है, सो सबसे पहले न्यू है ध्रुवपट. ध्रुवपट क्या होता है? ध्रुवपट इज़ अ मोस्ट एंशियंट स्टाइल है जहाँ पे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का है. ठीक है, और इसकी मेन खासियत ये है कि अनटिल नाउ, मतलब अभी भी इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है अभी भी मेंटेन है. ठीक है, अभी नेचर देखा जाए तो ध्रुवपट का वो मेनली एम नहीं है उसका कोई इंटरटेनमेंट सीख करने के लिए, बस उसका मेन एम है कि वो इंड्यूस करे फीलिंग ऑफ स्पीच एंड स्पिरिचुअलिटी इन द लिसनर. ठीक है, और एक जो ध्रुवपद है एक मेन फॉर्म है वर्कशिप का जहाँ पे ऑफरिंग की जाती है टू द डिवाइन या देती को. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ साउंड और नाडस. ठीक है, and the Dhruvapad was initially sung only in the temple, but over a period of time it had evolved in the sophisticated classical form of music. Characteristic देखा जाए तो Dhruvapad mainly emphasize on maintaining purity of ragas, and along with this the language of Dhruvapad changed from Sanskrit to Biri भाषा. ठीक है, sometime between the 12th एंड 16th सेंचुरी. एंड जीनस के बारे में देखा जाए तो इट इज़ अ डिविजनल जो म्यूज़िक है जिसकी ओरिजिन मोस्टली जो एंशियंट टेक्स्ट है सामवेदा का. ठीक है, वहाँ से ली है. जैसे हम जानते हैं कि देर आर 4 टाइप ऑफ वेदास. ठीक है, ऋग्वेदा, सामवेद, अथुर्व, यजुर्वेद. ओके, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ वेदास हैं. ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिए. उसके बाद देखा जाए तो सामवेदा है. ठीक है, सामवेदा जैसे हम जानते हैं कि वो मेनली डील करता है विद द मेलोडियस एंड द रिदम ऑफ अ संगम. ठीक है, एंड ग्रेजुअली दिस डेवलप इनटू द वोकल स्टाइल कॉल्ड छंदा एंड प्रसादन. ठीक है, जो ये फॉर्म है म्यूज़िक का वो ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम एक वोकल स्टाइल में डेवलप हो गया, कॉल एज अ छंदा एंड प्रसादन, एंड फर्दर इट इंट्रोड्यूस ऑफ अ verses and the meter, and the fusion of these two elements emerged to form as a Dhruvapad. ठीक है, Dhruvapad during the medieval time. ठीक है, in the medieval time the Dhruvapad was mainly thrived under the पैट्रोनेज ऑफ मुग़ल एंड राजपूत. ठीक है, जो मुग़ल और राजपूत किंग थे उनके यहाँ पे जो ध्रुवपद है वो मोस्टली मतलब वहाँ पे गाया जाता था उनके टाइम पे, और लेटर इट वाज डिक्लाइन विद द शिफ्ट ऑफ इंटरेस्ट इन ख्याल. ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें जो इंटरेस्ट है वो कम होता गया. ठीक है, परफॉर्मेंस देखा जाए तो परफॉर्मेंस ऑफ ध्रुवपद इज़ डन इन द 2 पार्ट. ठीक है, 2 पार्ट में किया जाता है. एक है अल्फा एंड बंदिश. ठीक है, आलप सॉरी इट इज़ आलप एंड बंदिश. ठीक है, जो ध्रुवपद का जो परफॉर्मेंस है वो 2 पार्ट में किया जाता है, दैट इज़ आलप एंड बंदिश. ठीक है, एंड इन द आलप द सिंगर यूजली यूज द सिलेबस फ्रॉम द संस्कृत मंत्रा एंड विच एड द टेक्सचर टू द नोट, एंड द रागा इज स्लोली एंड द methodically developed in a meditative mode. Okay, the next news is from the GS2 paper from the topic statutory, regulatory and various quasi judiciary bodies. ठीक है, तो फर्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम अ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC. तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था कि जैसे हम जानते हैं कि आसाम गवर्नमेंट को हैज़ टू पे 1 लाख टू द 48-year-old मैन, जिसको मतलब उसने जो 48-year-old मैन है उसने उनके एक डिस्ट्रिक्ट मतलब आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट है विष्णुनाथ. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, तो उसने वहाँ पे जो है वो एक कुक जो बीफ है उसने सेल किया था इन हिज टेल जो टी का उसका स्टॉल है एट द वीकली मार्केट. ठीक है, तो उस टाइम पे उसको बहुत मारा गया था. ठीक है, उस पर्सन को, तो इसके वजह से तो ये कहीं ना कहीं उस पर्सन की जो
जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारे मतलब वायलेशन आए, जिसके वजह से जो ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसने ऑर्डर किया है आसाम गवर्नमेंट को टू पे 1 लाख टू दैट पर्सन, ठीक है। अभी इसका इम्पोर्टेंट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें इम्पॉर्टेंट है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है। तो ये जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑन 12 अक्टूबर 1993 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993, ठीक है। एंड दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एज अ वेल, ठीक है। जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टेट में ह्यूमन राइट कमीशन का फॉर्मेशन भी होता है। इसका कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें जो होता है एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज अ चेयरमैन एंड दे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग अपॉइंट होते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6 मेंबर कमेटी, ठीक है। 6 मेंबर कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है, तो जो 6 मेंबर्स है वो इंक्लूड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। अभी टर्म्स एंड रिमूवल का देखा जाए तो उनकी टर्म्स मेनली 3 साल के लिए होती है और until they attain the age of a 70 year, which one is the earliest one, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव द ऑफिस, रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम हिज ऑफिस अंडर द स्पेसिफिक जो सर्कमटेंसेस हैं उसमें उस पर्सन को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो है मेनली 1993 के एक्ट से लिया गया है, उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट आए इन द अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या चेंजेस है 2019 के बिल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला चेंजेस है कि इनिशियली जो चेयरपर्सन थे, ठीक है, द कमीशन जो एक्चुअल एक्ट था उसमें जो कमीशन में शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का पर अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा ऐड किया गया, द पर्सन कैन बी द चेयरमैन, ही कैन बी द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ही कैन बी द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस अदर मेंबर्स जो होते हैं उसके रिलेटेड क्या चेंजेस है। इनिशियली जो एक्ट था उस एक्ट में बताया था द एक्ट प्रोवाइड दैट NHRC मस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 मेंबर, ठीक है, जो अपॉइंट किए जाते हैं फ्रॉम द अमॉन्ग्स मेंबर हैविंग नॉलेज ऑफ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मैटर रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट, ठीक है। जिस पर्सन को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट रिलेटेड या उसको काफ़ी नॉलेज हो उसको अपॉइंट किया जाता है। जब बट बाद में जो बिल में अमेंडमेंट लाए उसके अकॉर्डिंग इट अलाउ द 3 मेंबर, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड एंड उनमें से एक जो रहेंगी वो एक वुमेन रहेगी, ठीक है। द नेक्स्ट प्रोविजन रिलेटेड टू द एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है, प्रोविजन रिलेटेड टू द एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो जो चेयरपर्सन रहेगा ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ठीक है, द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन शैल बी डीम्ड टू बी द मेंबर ऑफ अ कमीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी एक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट द बिल प्रोवाइड दैट इट इंक्लूड द चेयरपर्सन ऑफ अ कमीशन ऑफ अ बैकवर्ड, ठीक है, क्लासेस अलॉन्ग विद द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड राइट एंड द चीफ कमिश्नर ऑफ फॉर द पर्सन विद अ डिसेबिलिटी एज अ मेंबर ऑफ अ NHRC, ठीक है। अभी टर्म का देखा जाए तो इनिशियली पहले एक्ट के अकॉर्डिंग 5 ईयर का टर्म था पर बाद में चेंज होके 3 ईयर और एंड अंटिल द एज ऑफ 70 विच वन इज़ द अर्लीस्ट, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट का जो प्रोविजन था इनिशियल एक्ट में ऐसा था कि इट अलाउ द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर और न्यू प्रोविजन के अकॉर्डिंग द बिल रिमूव जो 5 ईयर की लिमिट थी फॉर द रीअपॉइंटमेंट वो रिमूव कर गई 2019 के अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग। द पावर ऑफ अ सेक्रेटरी जनरल देखा जाए द एक्ट प्रोवाइड फॉर द सेक्रेटरी जनरल हु शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कमीशन एंड शैल एक्सरसाइज पावर एज मे डेलीगेटेड टू देम, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू बिल द बिल अमेंड किया गया दैट अलाउ द Secretary General to exercise all the administrative and financial powers except the judiciary function subjected to the chairperson control, ठीक है। And from the next one is the news from the India and its neighborhood relation, ठीक है। तो first news is from गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान को जो स्टेटस दिया गया है उसका जो स्टेटस है वो एलिवेट करना चाहते हैं टू द फुल प्लेज प्रोविंस, ठीक है। हाउएवर इंडिया ने पहले क्लियर कर दिया है टू द पाकिस्तान दैट जो एंटायर यूनियन टेरिटरी है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की वो इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ गिलगिट एंड बाल्टिस्तान आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री बाय द वर्च्यू ऑफ अ फुल्ली लीगल एंड
इरवॉइसेबल एसेशन, ठीक है। इंडिया ने पहले क्लियर कर दिया कि जो पार्ट है वो गिलगिट एंड बाल्टिस्तान का वो जो पार्ट है इंक्लूडिंग द जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी और जो लद्दाख की जो टेरिटरी है जो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कंट्री का, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली इशू क्या राइज हुआ है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान है इनिशियली जो फंक्शन कर रहा है एक्ट एज अ प्रोविजनल ऑटोनॉमस रीजन, ठीक है। जो प्रोविजनल ऑटोनॉमस रीजन करके वो रिसेंटली फंक्शन कर रहा है सिंस 2009, ठीक है। और वो कंट्रोल किया जाता है बाय द पाकिस्तान। बिसाइड द रिसेंट ऑर्डर, ठीक है, तो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अलाउ किया है टू अमेंड द गवर्नमेंट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर ऑफ 2018 टू कंडक्ट अ जनरल इलेक्शन, ठीक है। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया कि 2018 में कि वो जनरल इलेक्शन कंडक्ट करे उस रीजन में, ठीक है। अभी ये जो प्लेस है वो कहाँ लोकेटेड है, गिलगिट और बाल्टिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है, तो देखा जाए तो ये लोकेटेड है चाइना इन द नॉर्थ, अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड द कश्मीर इन द साउथ, ठीक है। मैं आपको एक फिगर के बारे में फिगर से दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, ठीक है, ये इंडिया का पार्ट है। और ये अक्षय चीन जो का एरिया है जो एडमिनिस्टर किया जाता है बाय चाइना। एंड ये जो पार्ट है वो है गिलगिट बाल्टिस्तान का, ठीक है। और ये इसमें यहाँ पे जो आपको डार्क ब्राउन कलर में जो पार्ट दिख रहा है वो जो पार्ट है वो है जो एरिया है शाक्यगम वैली का। और जो ये एरिया है वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्टेड किया है, ठीक है। और ये जो कलर ये जो मैंने अभी जिसको मार्क किया है, ठीक है, अभी जो मैंने इसको मार्क किया है वो जो एरिया है ये वाला ये है शिनचाई ग्लेशियर का, ठीक है, जो एडमिनिस्टर किया जाता है इंडिया जो एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। उसके बाद इस साइड को देखा जाए तो ये जो पार्ट है जो आज़ाद कश्मीर का रीजन है, ठीक है। इस तरीके से जो लोकेशन है मैंने अभी बता दिया आपको, ठीक है। द नेक्स्ट वन हमने अभी लोकेशन देख ली, ठीक है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान का लोकेशन है वो मोस्टली जैसे मैंने बताया कि वो जोग्राफिकली बाउंड्री शेयर करता है विद द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। एंड इंडिया कंसिडर इट एज अ पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर। और इंडिया जो है वो कंसिडर करता है कि वो अनडिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, ठीक है। वेल पाकिस्तान सीम एज अ सेपरेट फ्रॉम द पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। इट हैज़ रीजनल असेंबली एंड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जो गिलगिट और बाल्टिस्तान का रीजन है जैसे 2018 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट किया गया और जो वहाँ पे है चीफ मिनिस्टर भी है और एक इलेक्टेड जो असेंबली भी है, ठीक है। की पॉइंट्स देखा जाए तो जो वो रीज़न है वो चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहाँ से पास होता है। उसका इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए उस रीजन का तो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वहाँ से पास होता है उस रीजन से। और देखे जाए तो वहाँ पे इट इज़ अ होम ऑफ 5 to 8,000ers, ठीक है, एंड टू मोर देन 50 पीक्स, ठीक है। 50 पीक्स है उस रीजन में जिसकी हाइट अबाउट 7,000 मीटर तक है, ठीक है। और जो वर्ल्ड के 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स हैं आउटसाइड द पोलर रीजन आर फाउंड इन दिस रीजन, ठीक है। हम इससे बता सकते हैं कि जो वो गिलगिट और बाल्टिस्तान का जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ पाकिस्तान लुक ओवर इट, अभी पाकिस्तान इसको कैसे देखता है, ठीक है। तो ब्रिटिश ने वो जो एरिया है ब्रिटिश सोल्ड इट along with the rest of Jammu and Kashmir to the Dogra ruler of Jammu and Gulab Singh, ठीक है, after the defeat of a Sikh army in 1846 but retained control over the area through the lease extract from the Maharaja, ठीक है। तो जो ब्रिटिश है उन्होंने सोल्ड किया था अलॉन्ग विद द जम्मू एंड कश्मीर रीजन टू द डोगरा रूलर, जो डोगरा रूलर थे जम्मू के और गुलाब सिंह थे, जस्ट आफ्टर द डिफीट जो हुआ था सिख आर्मी का इन 1846 को। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट वाज रिटेन, ठीक है, वो वहाँ पर उसका जो कंट्रोल है उन्होंने रिटेन कर दिया आफ्टर गारंटिंग अ लीज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द महाराजा, ठीक है। एंड दिस लीज वॉज लास्ट रिन्यूड, लीज तो वो लास्ट टाइम रिन्यूड हुई थी इन 1935 को, ठीक है। और जब 1947 आया तब ब्रिटिश आर्मी रैंक जो ऑफिसर था ऑफ कॉलोनियल, ठीक है, जो कॉलोनियल रैंक का आर्मी ऑफिसर होता है उसने इम्प्रिजनमेंट किया था महाराजा हरीश सिंह गवर्नर को इन दैट रीजन एंड हैंड ओवर किया था ओवर द एरिया फॉर द एसेशन टू द पाकिस्तान, ठीक है। और जो एरिया था वो हैंड ओवर किया था टू द पाकिस्तान, ठीक है। अभी इंडिपेंडेंट अहेड देखे जाए तो गिलगिट बाल्टिस्तान जो है इज़ अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एंड एज सच मूव्स वुड सीरियसली डैमेज द
पाकिस्तान कश्मीर केस, ठीक है। तो अगर ये जो मूव है, ठीक है, अगर पाकिस्तान ने ले लिया तो उसके बाद जो पाकिस्तान का रिलेटेड जो कश्मीर केस है वो काफ़ी मतलब एक हाईलाइट में हो जाएंगे और सीरियस डैमेज भी कॉज कर सकता है। 2 रिजोल्यूशन पास हुए थे इन अगस्त 13, 1948 और जनवरी 5, 1949, जहाँ पे क्लियरली इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन अ गिलगिट बाल्टिस्तान एंड अ कश्मीर इशू, ठीक है। इन दोनों के बीच में बहुत एक लिंक है। 2 रिजोल्यूशन में यूएन में जो पास हुए थे उस पर बताया गया। इसलिए अगर पाकिस्तान ने कुछ भी स्टैंड लिया तो वो सीरियसली डैमेज कर सकता है पाकिस्तान कश्मीर केस को, ठीक है। उसके बाद देखा जाए मेकिंग ऑफ द रीजन इट्स 5th प्रोविंस विल violate the Karachi agreement, ठीक है, and perhaps the only instrument that provide doubtable legal authority to Pakistan administer of Gilgit Baltistan as well as the UN resolution that will damage its position on a Kashmir issue, ठीक है। If the action should be taken, then the Karachi agreement, ठीक है, the Karachi agreement it will violate the Karachi agreement, ठीक है। ये जो कराची एग्रीमेंट साइन हुआ था, कराची एग्रीमेंट, वो कहीं ना कहीं उसको वॉयलेट करेगा, ठीक है। और जो यूएन एज वेल एज जो यूएन का रिजोल्यूशन है, ठीक है, रिलेटेड टू द कश्मीर इशू, वो भी कहीं ना कहीं वो वॉयलेट करेगा, ठीक है। एनी सच मूव ऑल्सो वॉयलेट द 1963 पाक कश्मीर बॉर्डर एग्रीमेंट, जो 1963 पाक कश्मीर बॉर्डर एग्रीमेंट है उसको भी वॉयलेट करेगा। अलॉन्ग विद दिस इशू विल ऑल्सो गिव राइज टू द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अलॉन्ग विद द जो 1972 का शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसको भी कहीं ना कहीं एक डैमेज पहुंचेंगे। इस तरीके से अगर जो पाकिस्तान ने वो स्टैंड ले लिया, ठीक है, फॉर एलिवेटिंग द गिलगिट बाल्टिस्तान का जो प्रोविंसेस का, ठीक है, तो वो जो है काफ़ी सारे एग्रीमेंट को वो वॉयलेट करेगा, ठीक है। मैंने अभी लोकेशन बता दी, तो देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन दिस मैप। And the next next news is from the topic India and its neighborhood relation. तो पाकिस्तान told to allow a queen colonial, ठीक है, सॉरी कंसलन, ठीक है। कंटेक्स्ट ऐसा है कि जो रिसेंटली हम जानते हैं कि कुलभूषण जाधव का जो केस है वो काफ़ी मतलब डिस्प्यूटेड रहा है अब तक का, काफ़ी जो इशू है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया ने इवॉक किया है दैट द जो कॉमनवेल्थ ग्राउंड टू एंड द डिबेट ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ हिज कंसल, ठीक है। तो इंडिया ने वॉक किया है कि जो कॉमनवेल्थ ग्राउंड पे कि ऑन द डिबेट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कंसल, ठीक है। इंडिया हैज़ कॉल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए इंडियन लॉयर और द क्वीन कंसल फॉर द डेथ रोप प्रिजनर कुलभूषण जाधव सो दैट ही रिसीव अ फेयर ट्रायल इन हिज डेथ सेंटेंस रिव्यू। जैसे हम जानते हैं कि कुलभूषण जाधव ने रिसेंटली एक रिव्यू पिटिशन साइन की है, ठीक है, रिव्यू के लिए बोला है, जिसको जो डेथ पेनल्टी दी है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो जो इंडिया ने अपॉइंट किया है ऑफ इंडियन लॉयर, ठीक है, और क्वीन कंसल। तभी हम क्वीन कंसल कौन सा अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो जो इंडिया ने सजेस्ट किया है कम अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अ नेगोशिएशन बिटवीन द टू साइड टू इंश्योर अ फ्री एंड अ फेयर ट्रायल, ठीक है। तो मेन एम इसका यही था कि एक फ्री और फेयर ट्रायल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखे जाए तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, हैड आस्क्ड द पाकिस्तान ने पाकिस्तान को बोला है कि वो एक फेयर और फ्री ट्रायल जो है वो रिव्यू करे इन द केस ऑफ अ डेथ सेंटेंस ऑफ अ कुलभूषण जाधव, ठीक है। बट पाकिस्तान ने ये जो है वो इस पे मतलब एक जो एक्शन है वो प्रॉपरली नहीं ली है, ऐसा इंडिया का मानना है। तो अब ये क्वीन कंसल कौन होता है? क्वीन कंसल जो होता है वो एक बैरिस्टर होता है और वी कैन से दैट ही और शी इज़ एडवोकेट अपॉइंटेड कंसिल टू द यूके क्रोन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ लॉर्ड चांसलर, ठीक है। लॉर्ड चांसलर के रिकमेंडेशन से जो क्वीन कंसिल होता है वो एक एडवोकेट होता है जो अपॉइंटेड किया जाता है टू द यूएन क्रोन, ठीक है। तो यूएन कंसल आर रिकॉग्नाइज इन ऑलमोस्ट ऑल कोर्ट ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। जो यूएन क्वीन कंसल है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ऑलमोस्ट ऑल कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वीन कंसल इज अपॉइंटेड फ्रॉम विद इन अ लीगल प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ मेरिट रेदर दैन द एक्सपीरियंस लेवल। तो जो क्वीन कंसल का अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अ मेरिट रेदर दैन द एक्सपीरियंस। अभी कुलभूषण जाधव का जो केस है उसका
उसकी टाइमलाइन मैं बताती हूँ। तो जो मई 2016 था, उस टाइम पे कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया गया था। और भी उनको अरेस्ट क्यों किया था, तो अरेस्ट क्यों किया गया था, तो पाकिस्तान ने क्लेम किया था, मतलब पाकिस्तान को ऐसा लगा, उन्होंने इंडिया को इन्फॉर्म किया सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वो था मार्च 2016, ठीक है। मार्च 2016 को कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया गया और मार्च 24 को पाकिस्तान ने इन्फॉर्म किया इंडिया को अबाउट द अरेस्ट ऑफ अ जाधव एंड क्लेम द जाधव एज ए इंडियन स्पाई, ठीक है। वो उसको इंडियन स्पाई करके पाकिस्तान ने क्लेम किया। तो बाद में 2017 में क्या हुआ, अप्रैल को, तो पाकिस्तान आर्मी ने उसको, जो जाधव को, उसको एक डेथ सेंटेंस दे दी, ठीक है, फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ मतलब जो स्पाई एक्टिविटीज़ है या छुप के कोई डिटेल पास करना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, इस टाइप के केस में जो कुलभूषण जाधव को जो है 2017 में डेथ सेंटेंस दे दिया गया पाकिस्तान के कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो अप्रैल में होने के बाद अप्रैल 10 को जो डेथ सेंटेंस अनाउंस किया गया और अप्रैल 20 को इंडिया ने सीख किया डिटेल अबाउट द ट्रायल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द जाधव, ठीक है। इंडिया ने डिटेल मांगा उस टाइम पे, मई 8 को। बाद में इंडिया जो है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पे मूव हुआ अगेंस्ट द पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट का जो डिसीजन है उसके लिए, ठीक है। और बाद में जो मई 9 को है, जो इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने स्टे लगाया जो जाधव की जो डेट की स्टेटमेंट है उस पर, ठीक है। बाद में जून 22 को क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्लेम किया कि जाधव ने फाइल्ड अ मर्सी पिटीशन, ठीक है, कन्फेस इन्वॉल्वमेंट इन अ टेररिस्ट प्लॉट, ठीक है। तो जून 22 के में पाकिस्तान ने ऐसा क्लेम किया कि जो जाधव है उन्होंने मर्सी पिटीशन साइन की है और उन्होंने कन्फेस किया है कि वो एक टेररिस्ट प्लॉट में मतलब वो इन्वॉल्व थे, ठीक है। बाद में सितंबर 13 को इंडिया ने फाइल इट्स मेमोरियल, ठीक है। इंडिया ने फर्स्ट मतलब मेमोरियल फाइल किया, ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ राइटिंग, ठीक है, प्लेडिंग। उसके बाद दिसंबर में क्या हुआ, सॉरी बिफोर दैट इन सितंबर अगेन पाकिस्तान ने क्लेम किया दैट द प्रपोजल ऑफ जो जाधव का है, उसने मतलब जो प्रपोजल पाकिस्तान का क्लेम किया वाला था कि जाधव एक टेररिस्ट है, इंडिया ने उसको डिसमिस कर दिया। बाद में दिसंबर में क्या हुआ फिर से कि जो पाकिस्तान ने जो जाधव की वाइफ या मदर है उसको मतलब उनको मिलने के लिए परमिशन दे दी थी। और बाद में फिर से पाकिस्तान ने फाइल किया काउंटर मेमोरियल, ठीक है। जो इंडिया ने मेमोरियल साइन किया था मतलब 13 सितंबर को, तो जो पाकिस्तान ने है एक काउंटर मेमोरियल फिर से साइन कर दिया, ठीक है। बाद में 2018 में देखा जाए तो 18 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने फाइल किया सेकंड काउंटर मेमोरियल, ठीक है। पाकिस्तान ने फिर से काउंटर मेमोरियल साइन कर दिया, ठीक है। 2019 का केस देखा, 19 में देखा जाए तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने 4 डे पब्लिक हियरिंग मतलब डिसाइड की इन द कुलभूषण जाधव केस। एंड जुलाई 17 में क्या हुआ, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन्होंने आस्क्ड द पाकिस्तान टू रिव्यू द कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ जाधव रूल्स इन फेवर ऑफ अ कंसलर एक्सेस, ठीक है। 2019 में जुलाई 17 को जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि टू रिव्यू जो कन्विक्शन है एंड द सेंटेंस ऑफ अ जाधव, ठीक है, जो रिव्यू करना चाहिए जो ऑफ जाधव की जो डेथ सेंटेंस है उसको, और जो रूल इन द फेवर ऑफ अ कंसलर एक्सेस, ठीक है। और जो रूल्स है वो फेवर में है कंसलर एक्सेस के, ठीक है। वो मतलब कंसलर एक्सेस का भी परमिशन दे दी, ठीक है। बाद में द नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम द टॉपिक बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया and or affecting Indian interests। तो US keen to finalize BECA at 2+2 dialogue, ठीक है। तो रिसेंट कंटेक्स ये है, न्यूज़ का कंटेक्स ये है कि यूएस ने इज़ एक्सेप्टिंग दैट जो इंडिया है वो साइन करे एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट जिसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन, ठीक है, BECA ये एग्रीमेंट को, ठीक है। और जो इंडिया यूएस के 2+2 जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग होने वाले हैं जो अक्टूबर में, तब वो मतलब यूएस एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इंडिया साइन कर दे। द फाउंडेशन एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में है, ठीक है। सो फार जो एग्रीमेंट हैज़ साइन द इंडिया है साइन, अभी तक ना इंडिया ने जो है वो 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए हैं। जो सबसे पहले जो एग्रीमेंट है वो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, सेकेंड है कम्युनिकेशन compatibility and security agreement, and third है the general security of military information agreement was signed as a long ago, ठीक है।
एंड ये जो है जो 2+2 डायलॉग्स हुए थे यूएस और इंडिया के बीच में, उस टाइम पे साइन किया गया। अभी जो रिसेंटली एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है इस न्यूज़ में, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। और बाकी ये दो जो बाकी जो एग्रीमेंट्स थे उसकी डिटेल में बताती हूँ, जस्ट अभी जो रिसेंट एग्रीमेंट है उसकी डिटेल्स के बाद, ठीक है। व्हाट इज़ BECA? दिस एग्रीमेंट विल फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट फॉर बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन यूज़, ठीक है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो इट हेल्प्स फॉर एक्सचेंजिंग, ठीक है। एक्सचेंजिंग क्या एक्सचेंज करना है कि जो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है बिटवीन द टू कंट्रीज यूएस एंड इंडिया, ठीक है, बोथ इन केस ऑफ अ मिलिट्री एंड द सिविलियन यूज़, ठीक है। जो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है उसका एक्सचेंज बोथ इन द केस ऑफ मिलिट्री एंड सिविल यूज़, ठीक है। सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट क्या रहेगा इंडिया को फॉर द फ्रॉम BECA? तो बेनिफिट ऐसा रहेगा कि इट विल इन्हांस द मिलिट्री एक्यूरेसी, इट विल हेल्प टू इन्हांस द मिलिट्री एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड हार्डवेयर सिस्टम अलॉन्ग विद द वेपन्स जो हैं उसमें भी मतलब फॉर द मिलिट्री एक्यूरेसी एंड ऑटोमेशन, ठीक है, वहाँ पे भी हेल्प करेंगे, ठीक है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हो या ड्रोन्स हो, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ 2+2 डायलॉग? अभी 2+2 डायलॉग क्या होता है? 2+2 डायलॉग जो होते हैं इट इज़ अ हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ठीक है, दैट ब्रिंग टुगेदर द पर्सपेक्टिव ऑफ टू कंट्रीज ऑन अ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। साथ में दो कंट्रीज़ के बीच में एक डायलॉग्स होते हैं जहाँ पे मतलब दोनों कंट्री के मतलब कोई भी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड क्या पर्सपेक्टिव है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। एंड डिफेंस रिलेटेड हो या स्ट्रैटेजिक इशू हो उस सारे के रिलेटेड, ठीक है। द डायलॉग्स मैकेनिज्म इंक्लूड डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अ टू कंट्री, ठीक है। जो डायलॉग्स है मैकेनिज्म जो इंक्लूड करते हैं डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अ टू कंट्री। इट रिप्लेस द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजी एंड कमर्शियल डायलॉग फॉर ट्रेड एंड कमर्शियल इश्यूज़, ठीक है। ये रिप्लेस करता है, ये जो डायलॉग्स है वो रिप्लेस करता है इंडिया जो यूएस स्ट्रैटेजिक एंड कमर्शियल जो डायलॉग है फॉर द ट्रेड एंड कमर्शियल इशू, ठीक है। अभी फाउंडेशनल जो एग्रीमेंट है वो मैंने अभी जो बताए थे 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला था कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? फॉर प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिफ्यूलिंग एंड ब्रीथिंग फैसिलिटी फॉर ईच अदर वॉरशिप एंड एयरक्राफ्ट, ठीक है, ऑन बैटर और इक्वल वैल्यू ऑफ एक्सचेंज बेसिस, ठीक है। तो लॉजिस्टिक एक्सचेंज और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? वो प्रोवाइड करेगा लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिफ्यूलिंग या बाकी जो फैसिलिटीज़ है रिलेटेड टू द वॉरशिप और एयरक्राफ्ट इक्वली वैल्यू देगा फॉर द एक्सचेंज बेसिस, ठीक है। एंड इट विल नॉट अलाउ, मतलब ये अलाउ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलाउ करेगा फॉर स्टेशनिंग ऑफ एनी यूएस ट्रूप ऑन इंडियन सॉइल नॉर इंडिया एक्सटेंड इट सपोर्ट टू द यूएस वॉर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया सपोर्ट करेगा कि यूएस का वॉर में या जो यूएस के ट्रूप्स हैं वो इंडिया के यहाँ पे स्टेशन होंगे, ठीक है। एंड गुड फॉर द यूएस फोर्सेस रीबैलेंसिंग टू द एशिया स्पेसिफिक, ठीक है। ये जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है ये बहुत मतलब अच्छा है फॉर द यूएस फोर्सेस फॉर रीबैलेंसिंग द एशियन स्पेसिफिक, ठीक है, जहाँ पे इंडियन फोर्सेस हैं जो रेयरली ऑपरेट करते हैं फार ऑलवेज फ्रॉम देयर शोर्स, ठीक है। बट एक्सेस टू द access to the Djibouti and Digo Gracia could be useful. And next one is the कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल इनेबलर टू हेल्प ट्रांसफर हाई टेक एनोंसेस इरेप्टेड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जो है जो ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, हाईटेक जो ट्रांसफ़र हो गया या अनइरप्टेड या इरप्टेड जो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू द इंडिया, ठीक है। जो यूएस ने कहा है कि इट विल हेल्प टू बूस्ट द इंटरऑपरेबिलिटी एज वेल एज टू इंश्योर द सिक्रेसी, ठीक है, फॉर द किस केस में सिक्रेसी? फॉर द कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड द रेनोसेंस सिस्टम में, ठीक है। बट द फियर ऐसा है कि यूएस विल एबल टू ट्रैक द इंडियन वॉरशिप एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो इस सिस्टम से ऐसा भी एक फियर है कि यूएस विल एबल टू ट्रैप द इंडियन की जो वॉरशिप या एयरक्राफ्ट को, ठीक है। और जो बेसिक एक्शन एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कोऑपरेशन के बारे में उन्हें अभी डिस्कस कर दिया है। देन फैक्ट फॉर प्रीलिम्स में पहली न्यूज़ है कि व्हाट आर द टाइडल डिसरप्शन इवेंट, ठीक है, TDE।
तो रिसेंटली जो एस्ट्रोनॉट्स है उन्होंने जो स्टडी करते हैं ब्लैक होल के बारे में, तो उन्होंने फाइंड किया है, मतलब उनकी जो स्टडी होती है वो मोस्टली मतलब जो नियर बाय स्टार्स होते हैं एंड गैसेस, उसकी जो मतलब उनको क्लोजली वॉच करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो ब्लैक होल के बारे में उसी तरीके से वो स्टडी करते हैं। तो उन्होंने स्टार्स आर डिस्टर्बड व्हेन द ब्लैक होल टाइडल ग्रेविटी एक्सीड द स्टार सेल्फ ग्रेविटी। जब जो ब्लैक होल की जो टाइडल ग्रेविटी होती है, जब वो एक्सीड करती है स्टार की, जो हर एक स्टार जो होते हैं उसकी एक सेल्फ ग्रेविटी होती है, उसको जब एक्सीड करती है उस टाइम में स्टार जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं टाइडल डिस्टर्ब इवेंट, ठीक है। और जो टाइडल डिस्टर्ब इवेंट है आर क्रूशियल एंड वेरी यूजफुल फिनोमेना। क्यों यूजफुल है? तो डिटेक्ट एंड प्रेडिक्ट द मास ऑफ अ सुपर मैसिव ब्लैक होल इन अ क्यूसेन गैलेक्सी। मतलब जो भी एक हम जैसे जानते हैं कि जो क्यूसेन गैलेक्सी मतलब जो स्टेबल गैलेक्सी है उसके बारे में मतलब पढ़ने के लिए, उसके बारे में जो मैसिव जो ब्लैक होल है उसके बारे में काफ़ी सारी जो न्यू केसेस है या न्यू इवोल्यूशन है या न्यू जो जानकारी है उसको फाइंड करने में ये जो टाइडल डिस्टर्बड इवेंट है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। व्हाट इज़ अ एयर बबल, ठीक है। अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ द एयर बबल, ठीक है। टू नो द डिफरेंस बिटवीन द एयर बबल एंड वंदे मातरम फ्लाइट, पहले यहाँ पे एक दिया है कि व्हाट इज़ एयर बबल और वंदे मातरम फ्लाइट के बारे में दिया है। तो व्हाट इज़ एयर बबल? एयर बबल मतलब इट इज़ अ बायलैटरल एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, ठीक है। इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में जो अलाउ करता है कि फॉर द बोथ टू फ्लाई देयर नेशनल कैरियर टू एंड फ्रॉम ईच अदर सॉइल, मतलब अपने जो उनके जो नेशनल कैरियर हैं मतलब उनको एक दूसरे के कंट्रीज़ में वो जा सकते हैं, ठीक है, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। हु कैन कैरी इन इंडिया फ्रॉम द एयर बबल कंट्रीज़, ठीक है। अभी एयर बबल से मतलब कौन आते हैं इंडिया में, ठीक है। जो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया होते हैं, जो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया जो कार्ड होल्डर्स होते हैं उनको परमिट करता है आने के लिए। उसके साथ साथ जो अदर फॉरेनर्स होते हैं फ्रॉम दिस कंट्रीज़ आर ऑल्सो बीन अलाउड टू अवेल इंडिया, ठीक है, बाय वीज़ा, ठीक है। इंडियन वीज़ा के फैसिलिटीज़ में फॉर द जो इंडिया वीज़ा लेके फॉर द एनी पर्पज सच एज बिजनेस हो या मेडिकल हो या एम्प्लॉयमेंट पर्पज, द फॉरेनर कैन ऑल्सो बी कम टू इंडिया। व्हाट आर द वंदे भारत फ्लाइट? अभी वंदे भारत फ्लाइट हम जैसे जानते हैं कि कोविड-19 का जब टाइम था तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने मई में वंदे भारत जो फ्लाइट है उसका स्टार्टअप किया था, तो जो सिटीजन्स जो फॉरेन कंट्रीज़ में थे उनको वापस इंडिया में लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाउ इज़ अ एयर बबल डिफरेंट। अभी एयर बबल जो है वो डिफरेंट क्यों है? तो एयर बबल जो है हैज़ मेनली मतलब वो प्राइमरली क्या करता है, गिवन टू द पैसेंजर और चॉइस देता है बियॉन्ड इंडियन कैरियर टू अंडरटेक देयर जर्नी। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर फ्लाइंग इन टू कैनेडा यू कैन पिक आइदर अ एयर इंडिया और अ एयर कैनेडा फ्लाइट, ठीक है। मतलब जो एयर बबल है तो वो मतलब पर्सन जो पैसेंजर है उनको चॉइस देता है टू कैरी ओवर देयर जर्नी, ठीक है। इफ़ मतलब अगर आप कनाडा को जाना चाहते हो तो आप एयर इंडिया की फ़्लाइट से या एयर कनाडा फ़्लाइट से भी जा सकते हो, मतलब पर्सन को जो है चॉइस मिलती है। हाउ मेनी वंदे मातरम फ्लाइट हैज़ बीन ऑपरेटेड सो फार? अभी अब तक कितने वंदे मातरम फ्लाइट जो ऑपरेट हुए हैं? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो देखती है जो फ्लाइट में, ठीक है। तो देखा जाए तो नियरली 1 लाख से भी ज़्यादा जो पैसेंजर हैं वंदे मातरम फ़्लाइट से लाए गए हैं इंडिया में। हु ऑल कैन फ्लाई ऑन अ वंदे मातरम फ़्लाइट फ्रॉम इंडिया? अभी कौन कौन वंदे मातरम फ़्लाइट से फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द क्राइटेरिया डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है कंट्री टू कंट्री, क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज़ मतलब अलाउ नहीं करते, कुछ कंट्रीज रेस्ट्रिक्शन भी लाते हैं, ठीक है। एज द इंडियन रिटर्निंग India has made it possible for most of the categories of people beside Indian nationality, ठीक है। तो ये जो इंडिया ने है तो जो इंडियन नेशनलिटी की हो या और उससे साथ साथ जो बाकी भी है उनके लिए भी रिलैक्समेंट दी है इन केस ऑफ वंदे मातरम फ्लाइट, ठीक है। अभी कौन सी एयरलाइन पार्ट है वंदे मातरम जो फ्लाइट मतलब वंदे मातरम जो स्कीम है उसके यहाँ पे तो देखा जाए तो एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है। और ये जो है वो एक पार्ट है, उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक फ़्लाइट है स्पाइसजेट, इंडिगो एंड विस्तारा, ये भी जो है इस जो मिशन में शामिल है, ठीक है।
रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो इंडिया ने है हैज़ एंटर द एयर बबल, जो बबल एग्रीमेंट है विद 10 कंट्री के साथ साइन किया है, जो वो इंक्लूड करते हैं यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, मालदीव, यूएई, कतार, अफगानिस्तान, बहरीन, ठीक है। एंड वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे जो था सितंबर 17 को था, ठीक है, जो इनिशिएट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था 2019 को, ठीक है। एंड उसकी 2020 की जो थीम है वो है हेल्थ वर्कर सेफ्टी प्रॉपर्टी प्रायोरिटी ऑफ फॉर अ पेशेंट सेफ्टी। अभी नेक्स्ट है स्पेशल बेंचेस टू हियर द केसेस अगेंस्ट लेजिस्लेटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट को कि जो भी स्पेशल बेंच का सेटअप होना चाहिए टू जो लेजिस्लेटर रिलेटेड जो केसेस है उसको हियर करने के लिए। अभी इशू देखा जाए तो मोर देन, ठीक है, 4000, मतलब अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो ओवर 4400 क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है, इन द डिकेड रिलेटेड टू द MPs एंड MLAs, ठीक है, जो हाई कोर्ट में अप्रोच हुए हैं, ठीक है। तो सम डेट आर नियरली 40 ईयर, ठीक है, कुछ तो है जो 40 ईयर के, मतलब बहुत, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब पुराने केसेस हैं, ठीक है, जो इतने सारे केसेस बढ़ चुके हैं। इसलिए जो लेजिस्लेटर रिलेटेड जो केसेस है उसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट में वहाँ पे बेंचेस का सेटअप किया जाए, ठीक है। इस तरीके से आज हमने जो सारे न्यूज़ है वो कवर कर दिए हैं। सॉरी आज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ बिकॉज़ मैं आज थोड़े बाहर आके न्यूज़ का जो सेशन है वो बता रही हूँ। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एंड इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपकी, अगर आपकी जो ये सपोर्ट रहेगा तभी मैं आपके लिए इतने सारे न्यूज़ बनाने के लिए मैं मोटिवेट होंगी ऑब्वियसली। प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।